क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा लॉजिकल है और थोड़ा याद रखने में दिक्कत होता है, आगे आगे देखोगे बड़े टेढ़े मेढ़े चीज़ें आने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा प्रीवियस क्लास को हम लोग देख लेते हैं। सारा पॉइंट्स आपको याद आ जाएगा। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है कि नहीं? बताए थे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेस इंटरैक्ट एंड बाइंड टू ईच अदर, so they oppose the relative sliding or tendency of sliding, so it's a electromagnetic force. कब डेवलप होता है? when there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces in contact, the opposition to this sliding or tendency of sliding is called frictional force. समझ में आया था सबको? आगे फिर देखे थे, this frictional force always acts tangent to the surface of contact in a direction opposite to the relative sliding or tendency of sliding. कोई चीज अगर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो सरफेस को टेंजेंशियली एक्ट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है ना? The frictional forces on the two surfaces are equal and opposite, but they do not cancel out each other because they are acting on two different bodies, है ना? अच्छा, फिर क्या देखे हम लोग? ये कोई बॉडी स्लाइड कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स हर सरफेस में कैसे होगा हम लोग देख रहे थे। इसको पुश कर रहे हैं, ये अंदर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, हर सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स दिखा है। यहाँ पर अगर F1 हुआ तो यहाँ पर ऑपोजिट F1 हुआ, यहाँ पर F2 हुआ तो यहाँ पर ऑपोजिट F2 हुआ, यहाँ पर F3 हुआ तो ऑपोजिट F3 हुआ, है ना? फिर हम लोग एक नया टर्म डिफाइन किए थे, अप्लाइड फोर्स। क्या है अप्लाइड फोर्स? इट इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये बड़े काम का चीज होगा आज के लिए, तो ध्यान से इसको समझ लेना। अप्लाइड फोर्स किसको कहेंगे? दैट एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी जो एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं उनका component parallel to the surface of contact. यही फोर्स है which is responsible for creating a relative sliding or tendency of sliding. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। देखें हम लोग इसको, समझ में आया कि नहीं आया? आया। नेक्स्ट, हम कोई ब्लॉक को हम ऐसे खींच रहे थे, तो व्हाट आर द डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस? एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक वेट है, मेरा खिंचाव वाला फोर्स है, और ये सारे फोर्सेस का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है। क्या है? ओनली एफ कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों का कंपोनेंट नहीं है। कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो, मल्टीप्लाई कॉस थीटा विद दैट, एफ कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? पीछे का दरवाजा बढ़िया से बंद कर दो, लाइट आ रहा है उधर से, लाइट लीक्स एंड बोर्ड का लॉक इट। यस, आ जाओ आ जाओ, उतना और हो गया। इस केस में अप्लाइड फोर्स क्या था? द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, द ब्लॉक वाज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट वाज mg, so applied force was mg, and as the body is at rest, the frictional force will be opposite to the applied force. अच्छा, फिर क्या देखे थे हम लोग? कोई आदमी चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये याद रखना है। और जब कोई साइकिल को पेडलिंग किया जा रहा है, व्हाइल पेडलिंग, कोई साइकिल को पेडलिंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग व्हील में फॉरवर्ड और ड्रिवन व्हील में ये बैकवर्ड होता है। समझ में आया? ये भी देखे थे हम लोग। फिर हम लोग देखे थे ये केस में कोई चेन ऐसे रखा हुआ है, उसका कुछ हिस्सा झूल रहा है। व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? अप्लाइड फोर्स कहाँ है? पर mg वेट mg/3 लिख दिया हूं, ये गलत है। सॉरी, mg/3 लिखा हुआ, राइट। अप्लाइड फोर्स मतलब द फोर्स विथ व्हिच इट इज बीइंग पुल्ड इन दिस डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस। ये सरफेस को पैरेलल होके कौन खींच रहा है? ये हैंगिंग वेट। अगर पूरा का मास m दिया है तो इसका मास कितना हुआ? m/3, वेट हो गया mg/3। अप्लाइड फोर्स समझ में आ गया? फिर हम लोग क्या देखे थे? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है वो? द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, it is the maximum frictional force that may exist between two surfaces of contact, or it is given by mu into r. r क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करता है म्यू? हु डिसाइड्स म्यू? बोथ द सरफेसेस इन कांटेक्ट ऑल टुगेदर डिसाइड द वैल्यू ऑफ म्यू। बताए थे कि नहीं बताए थे? अगर म्यू ज्यादा है तो हम कहते हैं रफ है, म्यू कम है तो उसको कहते हैं स्मूथ है ना? कोई अकेला सरफेस नहीं डिसाइड करता है वो रफ है कि स्मूथ है। अच्छा, म्यू का यूनिट क्या होता है? इट्स ए यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और हमें ये समझ में आया
कि फ्रिक्शनल फोर्स कोई बॉडी के ऊपर जीरो हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब व्हेनेवर ए बॉडी इज इन एट रेस्ट इट मे बी मूविंग और स्लाइडिंग, आइदर केस में आप देखोगे द फ्रिक्शनल फोर्स लाई बिटवीन 0 टू Fl। Fl का वैल्यू क्या था? Fl वाज म्यू इनटू आर। कहानी यहाँ तक था। अब इससे आगे क्या यहाँ तक की सारी चीजें सबको याद आया? हमें अभी किस चीज की कमी है? हम फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ लिए, उसका डायरेक्शन के बारे में जान लिए, नहीं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी जान लिए, क्या बाकी रह गया जानने के लिए? मैग्नीट्यूड। नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो अभी भी तो बताया सर। नहीं वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारा गाड़ी जा रहा है रास्ते में, कितना मैक्सिमम स्पीड में जा रहा है वो फिक्स है, लेकिन कितना स्पीड में जा रहा है वो कुछ जीरो से मैक्सिमम स्पीड के बीच में होगा। सो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज Fl। फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी 0 टू Fl के बीच में कुछ भी हो सकता है। कितना है कैसे पता करेंगे किसी केस में? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। पहला चीज है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है किसको? अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। कैसे एडजस्ट कर लेता है? डिपेंडिंग ऑन अप्लाइड फोर्स। बात समझ में आया क्या? सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, ऐसे रखा है, द ब्लॉक इज लाइंग ऑन दिस सरफेस। अब इस ब्लॉक को मैं अगर ऐसे रखा हूं यहाँ पे, द ब्लॉक इज कुल ऑन दिस सरफेस। अब हमें पूछा गया कि बताओ यहाँ पर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है और ये इसका मास m है। पूछा गया बताओ व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहोगे? रखा है, नाइदर स्लाइडिंग नॉट हैविंग एनी टेंडेंसी टू स्लाइड, सो देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? जब मैं ये ब्लॉक को मैं कोई एक 2 न्यूटन का फोर्स देके पुश किया एंड आई फाउंड इट इज नॉट मूविंग। व्हाई इट इज नॉट मूविंग? बिकॉज हु इज अपोजिंग दिस मोशन? फ्रिक्शन। तो कितना होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स? ये बॉडी का टेंडेंसी ऑफ स्लाइड करने को है इधर को, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। नहीं कितना है मालूम नहीं है, बट हमें ये मालूम है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो दिस फोर्स मस्ट बी सफिशिएंट टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ 2 न्यूटन फोर्स। 2 न्यूटन फोर्स इसको इधर लेने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। अगर मूव नहीं कर रहा है तो सिग्मा एफएक्स मस्ट बी 0। नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। इसे पता चला सिग्मा दी फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स इधर से देता तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे हो जाता, वो ऑटोमेटिकली अपना डायरेक्शन बदल रहा है। अगर 2 न्यूटन की जगह मैं 1 न्यूटन देता तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता? 1 न्यूटन। मतलब ये ऑटोमेटिकली अपना वैल्यूज बदल रहा है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू इनटू आर। उसके बीच में अपना वैल्यू ऑटोमेटिकली बदल रहा है। तो कैसे पता करेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? वो तो कुछ भी हो सकता है 0 से Fl के बीच में, है ना? हाँ बोल। एडजस्टिंग फोर्स तो और भी है ना, लाइक रिएक्शन फोर्स भी तो। रिएक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है। जैसे आप प्रेस करते हो ये फोर्स देगा तो वो होता है, एक ही बात है। फ्रिक्शनल फोर्स से सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि किसी लिफ्ट के अंदर रखा है, लिफ्ट नीचे जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स द नॉर्मल रिएक्शन विल चेंज, है ना? तो वो सेल्फ एडजस्ट होता है। तो वो भी सेल्फ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स इज द ओनली सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कोई वॉल को मैं पुश कर रहा हूँ, मैं जितना पुश करूंगा वो मुझे उतना ही पुश करेगा। इज नॉट द रिएक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? यस। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स फील करने के लिए दिया जा रहा है कि इट इज ऑटोमेटिकली चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, अभी हमें फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्ट है,
तो चलिए हम लोग एक टिपिकल केस लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मैं वैल्यू ले लेता हूँ, मास ले लेता हूँ। से द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज समथिंग लाइक 4 kg। 4 kg का ब्लॉक है और ये जिस सरफेस पे रखा है वहां का म्यू का वैल्यू है 0.5। अब तकलीफ तो ये भी हो रहा होगा कि सर कैसे पता चलेगा म्यू कितना है? नहीं, वो देखेंगे हम लोग आगे आगे तरीका पता चलेगा, हाउ टू नो द वैल्यू ऑफ म्यू। मान लो कि म्यू ये है और इस ब्लॉक के ऊपर ऑब्वियसली कुछ फोर्सेस तो आ रहे होंगे, एक इसका वेट आ रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, है ना। इन एडिशन टू दैट you are applying a force here Fa, so these are the forces acting. You say it is 4G and this is R. Clearly दिख रहा है कि at equilibrium, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है या मूव कर रहा है, इधर केस में the block cannot move in this direction, the block can move only in this direction. इसका मतलब ये हुआ upward force is equal to downward force, तो आपको हो गया here R is equal to 4G. और what can be limiting frictional force? तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स म्यू हो गया है 0.5 इंटू 4G इज 40, तो बन गया ये 20 न्यूटन। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 20 न्यूटन तक का, मतलब 20 न्यूटन तक को रोक सकता है हमें। हम अगर 20 न्यूटन से कम फोर्स देंगे चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ज्यादा देंगे तब चलेगा। फीलिंग में आ रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स मींस मैक्सिमम ऑपोजिशनल फोर्स दैट मे डेवलप बिटवीन दिस टू सरफेसेस। क्लियर? अब I want to make a table of forces and you want to correlate them. चलिए ये हो गया हमारा केस। मैं एक टेबल बनाता हूँ। अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड स्टाटस ऑफ द बॉडी। अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? वो तो मैक्सिमम वैल्यू है जितना हो सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? 20 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पर 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? ये मूव नहीं कर, ये मूव नहीं कर रहा है। और बॉडी का स्टेटस क्या है? ये रेस्ट में, ना स्लाइड कर रहा है ना स्लाइड करने का टेंडेंसी रख रहा है। अप्लाइड फोर्स दे दिया हमें 5 न्यूटन का। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये तो फिक्स्ड है, इतना मैक्सिमम हो सकता है। अब ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मैं 5 न्यूटन दे रहा हूं तो चलना चाहिए, क्यों नहीं चलेगा? कौन रोक रहा है उसको? फ्रिक्शन। मेरा 5 न्यूटन फोर्स को कैंसिल करने के लिए देयर मस्ट बी ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज काउंटर बैलेंसिंग माय अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए यहाँ पर? 5 न्यूटन। क्या बातें समझ में आ रहा है? क्या ये बॉडी चल रहा है? नहीं, रेस्ट में। मैं इसको किया 15 न्यूटन। जब 15 न्यूटन किया, ये तो 20 न्यूटन पे टिका हुआ है, ये कितना होगा? 15 न्यूटन। क्या आपको समझ में आ रहा है? बॉडी अभी रेस्ट में है। नाउ द थिंग इज, सपोज आई मेक इट 20 न्यूटन। तो जब ये अप्लाइड फोर्स को अगर मैं 20 न्यूटन कर दूंगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो 20 न्यूटन है और फ्रिक्शनल फोर्स मुझे बखूबी रोक सकता है 20 न्यूटन तक। अब हाल क्या है? रेस्ट में है। थोड़ा ध्यान से सोचो, रेस्ट में तो है, ये जस्ट चलने वाली की पोजीशन में है। तो 20.001 न्यूटन भी कर दूंगा तो चलना शुरू। सो इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट मूव करने वाला है, मतलब इट इज एट द लिमिट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की अपर लिमिट पे पहुंच चुका है, थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा किया चलने लगेगा। द बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज कॉल्ड इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ये हाल में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। अगर कोई बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, मैं जितना फोर्स दिया, मैं दिया 20 न्यूटन, यहाँ पर हो सकता है 20 न्यूटन, नेट फोर्स 0 है। अब अगर कोई आया थोड़ा सा धक्का मार दिया, ऐसे एक बार हाथ से मार दिया, अब क्या हो? उसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, बट नेट फोर्स कितना है? मैं दे रहा हूँ 20 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन, नेट फोर्स कितना है? 0। तो होगा क्या? जब मैं 20 न्यूटन दिया हूँ, अगर कोई आके थोड़ा सा ऐसे मार देता है, नेट फोर्स 0 है, इसलिए उसी वेलोसिटी में चलता रहेगा। द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ either the body is at the verge of motion or moving with constant velocity। क्या बात समझ में आया? सर तो फ्रिक्शनल फोर्स FL ही रहेगा। 20 ही रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे बढ़ेगा?
फ्रिक्शनल में इसे धक्का दे दिया तो थोड़ा सा स्लाइड करने लगा कुछ वेलोसिटी में, फ्रिक्शनल फोर्स तो 20 ही है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब मैं उसको काउंटर करने के लिए 20 दिया हूँ, नेट फोर्स क्या हो गया बॉडी के ऊपर? 0। जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी में चलता रहेगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, वेलोसिटी में बदलाव नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी में चलना रहेगा। कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा? कौन रुकेगा उसको? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम 20। मैं भी दे दिया हूँ 20, तो फ्रिक्शन को मैं काउंटर कर दिया। अब उसके पास कुछ वेलोसिटी, रुकेगा कौन? चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। रीडिंग तो इसमें क्या होता है, जब आप 20 न्यूटन फोर्स लगाए, फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन हुआ, द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, तो इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 20 न्यूटन, बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अब ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम को हम लोग थोड़ा और बाद में हाईलाइट करेंगे। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो ये फोर्स तो 20 न्यूटन ही रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ? 20 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, सो इट विल बी 20 न्यूटन। अब क्या फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन में रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं दे रहा हूं 30 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स नाकामयाब है, मेरे को रोक नहीं सकता, तो क्या होगा? ये बॉडी चलेगा, चलेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा कि एक्सीलरेशन में चलेगा? बिकॉज़ नाउ देयर इज सम नेट फोर्स, तो बॉडी एक्सीलरेट्स, बॉडी एक्सीलरेट्स। क्या बात समझ में आया? ये द बॉडी विल एक्सीलरेट, ये चीज है। नेट फोर्स 10 न्यूटन हुआ तो बॉडी एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि मैं दे रहा हूँ 30 न्यूटन, फ्रिक्शन दे रहा है 20 न्यूटन मेरे को रोकने के लिए, रोक नहीं पा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स हो गया, मैं दे रहा हूँ 30, फ्रिक्शन दे रहा है 20, नेट फोर्स हो गया 10। समझ में आया? कुड यू अंडरस्टैंड दिस टेबल करेक्टली? तो अगर हम देखेंगे ये टोटल जो एनालिसिस किए हमने, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हुआ एक पार्ट, ये हुआ दूसरा पार्ट, और लास्ट वाला तीसरा पार्ट। ऑब्वियसली क्या समझ में आया? फैक्ट्स जो हमारे सामने आया, फैक्ट जो हमारे सामने आया, when applied force is less than limiting frictional force, the frictional force is how much? applied force limiting frictional force से कम है, frictional force equal to applied force। क्या बातें समझ में आ रहा है? और बॉडी का स्टेटस क्या है? बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, दूसरा चीज आया समझ में, when applied force is equal to limiting frictional force, तो frictional force कितना है? इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स को या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को, तीनों बराबर है, तीनों बराबर हो गया तो हम इसको क्या कहते हैं? बॉडी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट वर्ज ऑफ मोशन, और स्लाइड्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बस समझ में आना चाहिए, कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? Fl। व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? Fl। समझ में आ रहा है? अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की बराबर। क्या चीजें समझ में आ रहा है? ये वाला चीज बड़ा खतरनाक है। कोई बॉडी के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गया तो बॉडी जस्ट चलने वाला है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है, समझ में आया? यस। जब मैं इसके ऊपर फोर्स दिया 20 न्यूटन का, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो सकता है 20 न्यूटन। अब मैं 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन एक दूसरे को जीरो काट दिया, कैंसिल कर दिया, जीरो हो गया फोर्स। फोर्स कोई बॉडी के ऊपर जीरो है, अगर इसके पास किसी तरह से किसी वाइब्रेशन से कोई किक मार दिया, एक वेलोसिटी आ गया तो उसी वेलोसिटी में चलता रहे, खुद ही नहीं चलेगा। नॉट दैट कि आप फोर्स को बढ़ाते 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 20 कर देते चलने लगेगा, नो, चलने वाला है लेकिन चल नहीं रहा है, चलने की कगार पर है, एट द वर्ज ऑफ मोशन। तभी अगर कोई दूसरा एक्सटर्नल एजेंट आके थोड़ा सा धक्का दे देता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? या फिर सोचो कि मान लो कि आपने
इसके ऊपर एक 50 न्यूटन का फोर्स दे दिया, ये चलने लगा, उसके बाद अपना फोर्स को आप घटा के 20 न्यूटन कर दिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता रहेगा। इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। 50 न्यूटन से चलना शुरू कर दिया था, अब आप अपना फोर्स को घटा के क्या कर दिए, 20 न्यूटन। अपना फोर्स 20 न्यूटन हो गया, लिमिटिंग फोर्स भी 20 न्यूटन का है, तो दे कैंसिल आउट, द बॉडी विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ में आ रहा है? Yes. आप एक्सपीरियंस किए होंगे, जब कभी किसी टेबल को आप ढकेल के ले रहे हो, शुरू में तो थोड़ा दिक्कत होता है, जैसे फोर्स बढ़ा है, स्लाइड करने लगा टेबल फ्लोर पे, तो उसके बाद आप कांस्टेंट फोर्स में लेते हो और वो चलते रहता है कांस्टेंट वेलोसिटी। ये नहीं कि एक्सीलरेट करके भाग जाता है। हैव यू नॉट गॉट दिस एक्सपीरियंस? टेबल को फ्लोर पे स्लाइड करके आगे लेना है, आपने धीरे धीरे फोर्स, मालूम नहीं कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा है, एक फोर्स के बाद टेबल कांस्टेंट वेलोसिटी में चलने लगेगा, है कि नहीं? अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी लोगे तो एक्सीलरेट कर जाएगा। When applied force is more than the limiting frictional force, the body accelerates. समझ में आया? लॉजिकल है, ये चीजों को स्कूल में हाईलाइट नहीं करते, ठीक है? इसलिए मैं इसको बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको फीलिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? Yes. अच्छा, तो क्या लिखे हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में? When applied force is more than limiting frictional force, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है? मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और बॉडी क्या करता है? बॉडी स्लाइड्स विथ एक्सीलरेशन। क्या है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा कितना होगा एक्सीलरेशन? FA minus FL. एफए दिया हूं जो कि एफएल से ज्यादा है, एफएल रोकने की कोशिश कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया बॉडी के ऊपर? एफए माइनस एफएल। क्या एक्सीलरेशन में जाएगा? क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? लेकिन ये सारे तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? इफ एफए, अगर एफए दिया गया है तब नहीं, एफए अगर दिया गया है तो एफएल निकालेंगे, उससे पता करते हैं कि बॉडी का ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। बट लेट अस हैव ए आसान तरीका टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स को बॉडी के स्टार्टस से हम पता कर सकते हैं। हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में, हो सकता है कि बॉडी स्लाइड कर रहा है, हो सकता है कि इसका स्टाटस मालूम नहीं है। बड़ा खतरनाक ये स्टेटमेंट, ठीक से पकड़ लेना, बुक में नहीं लिखा है। हो सकता है कि कोई बॉडी को देखोगे या तो स्लाइड कर रहा होगा, या तो फिर रेस्ट में होगा, या फिर वो कांस्टेंट और उसका स्टाटस मालूम नहीं होगा। नहीं, ऐसे दिया होगा किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को छोड़ दिए, फिसल गया, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स। एक इंक्लाइंड प्लेन पे किसी एक ब्लॉक को रख दिए, वो वहीं रुक गया, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स। एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को रख दिया, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि तीसरा केस में बताया नहीं कि स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हाउ टू नो द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? समझ में आया? अगर बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना था भैया? देखो, आपका बॉडी रेस्ट में था, यहाँ पे था, बॉडी आइदर एट वर्ज ऑफ मोशन, ये भी रेस्ट में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था? देखो तो इट वाज इक्वल टू, दोनों ही केस में फ्रिक्शनल फोर्स वाज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, है कि नहीं? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आंख बंद करके बताओ, द फ्रिक्शनल फोर्स इज, है कि नहीं? अप्लाइड फोर्स। अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है तो हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी में स्लाइड कर रहा है या फिर एक्सीलरेट कर रहा है, दो चीजें। दोनों ही केस में बॉडी जब स्लाइड कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? इट वाज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरे केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। स्लाइड कर रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बात समझ में है? Yes. अगर स्टाटस मालूम नहीं है, बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है ना, जैसे मैं बताया किसी की इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को छोड़ दिया गया, आपको मालूम नहीं है वो चला कि रुक गया, अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? ये सबसे खतरनाक सिचुएशन हो। इन तीन के अलावा कोई सिचुएशन हो सकता है क्या? कैन देयर बी ए सिचुएशन अदर देन ऑल दिस थ्री? रेस्ट में भी नहीं है, स्लाइड भी कर नहीं रहा है और मालूम भी नहीं है क्या है, ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। हो सकता है, बाद में पढ़ेंगे। रेस्ट में भी नहीं है और स्लाइड भी नहीं कर रहा है, वो भी कैसे आएगा? रेस्ट भी नहीं है और स्लाइड भी नहीं कर रहा है। जब कोई बॉडी रोल कर रहा है, उसका लोएस्ट पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा है, ना ही ये रेस्ट में, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए ये दाव पेच काम नहीं आएंगे। उसके लिए बहुत सारा फंडा लगाना पड़ता है, बड़ा खतरनाक है उसका फंडा। जैसे आप बोले ना साइकिल व्हील के नीचे फ्रिक्शनल फोर्स होता है और रोलिंग कर रहा है, कितना है? उतना आसान नहीं है निकालना।
इट इज नॉट दैट इजी। इसके लिए एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। और वो क्या है, वो रिंग मूव कर रहा है कि डिस्क मूव कर रहा है कि स्पीयर मूव कर रहा है, उसका शेप के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। शेप क्या है बॉडी का, समझ में आया? तो अभी वो सब तुम्हारी बस की चीज नहीं है। अभी मो बस में चलो स्लाइड कर सकते हैं सर, रुक रुक के थोड़ा सा स्लाइड किया फिर रुक गया, तो फिर फोर्स कैसे कांस्टेंट रहेगा? रुक रुक के स्लाइड क्यों करेगा? अगर रुक गया तो फिर स्लाइड क्यों करे? फोर्स कांस्टेंट ना हो चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है, सोचो कूलली सोचो, क्लियरली सोचो। कोई जा रहा है रुक रुक के जा रहा है, रुक रुक के जा रहा है, ऐसे कैसे जा सकता है? मतलब अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स होगा तभी हो सकता है। अच्छा देखो इधर, क्या समझ में आया? कोई बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स। स्लाइड कर रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और नोन है, स्टाटस मालूम नहीं है। अब हमें इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यहां पर बॉडी रेस्ट में था, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम था, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ? अप्लाइड फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स वाज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लुक हियर, यहां पर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा था और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब एफए और एफएल में से जो छोटा होता है वही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन छोटा है। जो छोटा है वही है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर बॉडी का स्टाटस मालूम नहीं है तो आप लिखोगे कि अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स इज स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर आउट ऑफ इसके एफए एंड एफएल, ये दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं बताता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फिर क्या ये टेबल को आप लोग लिख दिए? फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया। कैसे करेंगे? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, स्लाइड कर रहा है तो इट इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मालूम नहीं है तो दोनों निकालो, दोनों में से जो छोटा है वो ये फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आया? चलिए मैं अब आपको छोटा सा कोचिंग करवाता हूं। यहाँ पे कोई एक टेबल है, ये ब्लॉक है, और यहाँ पे कोई एक ऐसा वाला ब्लॉक है, और ये ब्लॉक को हमने प्रेस करके रखा है बाय ये फोर्स। मैंने एक फोर्स लगा के प्रेस करके रखा है, और मान लो कि ये 4 kg का है, और ये जो सरफेस है वहां पर म्यू का वैल्यू 0.5 है। मैं यहाँ पे कोई फोर्स लगा के रखा हूं। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक व्हेन F is equal to 60 newtons, 160 newtons. Bit number 2, F is equal to 60 newton. Find acceleration of block in each case. क्या बात समझ में आया? दोनों केस में ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है भैया। देखो ठीक है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना। क्या कोई मुझे बताएगा कि इसके ऊपर कितने टू एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं? एक तो वेट आ रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो आ रहा होगा, और क्योंकि ये बॉडी नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आ रहा होगा। दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। वन इज द वेट, अदर इज द नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा इज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कोई बताएगा इन दिस केस व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट अदर देन फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है? 4G। अप्लाइड फोर्स इज 4G। अच्छा कोई बताएगा व्हाट इज आर? नॉर्मल रिएक्शन। ये बॉडी ऐसे तो मूव नहीं कर सकता बिकॉज इट इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। ये वॉल है, ये वॉल है, ठीक है। अब ये नहीं जा सकता, मतलब आर कितना है? एफ की बराबर है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू आर। नाउ बिट नंबर 1, व्हेन एफ इज इक्वल टू 160 न्यूटन, रिएक्शन फोर्स कितना है? 160 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 0.5 इंटू 160 कितना? 80 न्यूटन।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. और अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। अभी अभी तो देखे है कि नहीं? Yes. क्या देख रहे हो आप? अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? Equal to 40 न्यूटन। लॉजिक समझ में आ रहा है? दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या ये बॉडी स्लाइड करेगा कि रेस्ट में रहेगा? क्योंकि अप्लाइड फोर्स कम है तो हम कहेंगे बॉडी एट रेस्ट। क्या बातें समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? दूसरे केस में व्हेन F इज इक्वल टू 60 न्यूटन, चले बीट नंबर 2 में दिया है F इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो R कितना हुआ? F जो कि 60 न्यूटन, और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ? म्यू R दैट इज 30 न्यूटन। जबकि अप्लाइड फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। तो विल द बॉडी बी एट रेस्ट और स्लाइड? समझ में आ रहा है? अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। आप देख रहे हो अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। द बॉडी स्लाइड्स। स्लाइड्स बोलना काफी नहीं है, बताना पड़ेगा एक्सीलरेट करेगा कि नहीं करेगा। बॉडी स्लाइड्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा पहले लिख लेते हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स दोनों में से जो छोटा है इट इज 30 न्यूटन। 30 न्यूटन कि 40 न्यूटन? 20 न्यूटन। अरे फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग वैल्यू कितना था? व्हाट वाज द लिमिटिंग वैल्यू? 40 न्यूटन। लिमिटिंग 30 न्यूटन था क्या? ये अच्छा, ये अच्छा, सॉरी ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 30 न्यूटन, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाएगा। मैं थोड़ा डाटा गलत याद रखिए। अब समझ में आया ना? इट इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 30 न्यूटन। बॉडी स्लाइड्स कहने से ज्यादा बेहतर है बॉडी एक्सीलरेट्स। किधर को? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? क्या है एक्सीलरेशन? अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। अप्लाइड फोर्स कितना था यहाँ पर? अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन। रोकने वाली लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 30 न्यूटन। मास था 4 kg। इज नॉट इट 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? कैसे लॉजिक लग रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला क्वेश्चन में आपको खुद को दिमाग लगाना है। यहां पर कोई एक टेबल है। ओह, ऐसा कहां? यहां पर कोई एक टेबल है। अरे सॉरी, यहां पर कोई एक टेबल है और इस टेबल से एक चेन झूल रहा है, जो आप लोग पहले भी कर चुके हो, है ना? टेबल से एक चेन झूल रहा है। सपोज हियर इज ए चेन केप्ट लाइक दिस। हाँ, स्प्रिंग है, उसका नाम है चेन। ऐसा में चलो मानते हैं कि ये जो चेन है इसका मास है m, लेंथ है l। क्या बात समझ में आया? अच्छा, दिया है कि ये लेंथ कितना झूल रहा है? ये l/3 है। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, और ये x है, ये ऐसे करेंगे। लेट अस टेक इट x। ये हो गया x, ऐसे दिया है। ठीक है। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन टेबल इफ चेन इज एट रेस्ट। दिया गया है चेन रेस्ट में है। चेन कैसा? रेस्ट में है। चेन इज इन और चेन इज एट रेस्ट।
दूसरा हुआ इफ चेन इज स्लीपिंग, डबल ई होता है, गड़बड़ कर दिया, स्लाइडिंग कर दिया, ठीक, स्लिप कर रहा है तो क्यों, ऐसा नहीं होता है क्या, होता है, हाँ, चेन इज स्लाइडिंग, स्लिप करना स्लाइड करना एक ही बात है कि नहीं, क्या समझे, ओ सोना है, then it you are not at rest, you are rest in peace. If chain is sliding, bit number 3 है, देख लो, bit number 3 में दिया है if mu is 0.3 and हाँ x is L/4, क्या बात समझ में आया? Yes, sir. जब ये x लेंथ झूल रहा था कितना लेंथ टेबल के ऊपर था? तीनों केस में हमें फ्रिक्शनल फोर्स पता करना है। कंसीडर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन लॉजिकली, क्योंकि ये लॉजिक नहीं देते हैं, खाली फ्रिक्शनल फोर्स मतलब म्यू आर। इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू आर, जबकि हम बोले फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है म्यू आर, उससे नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 99.99% न्यूमेरिकल में फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू आर लिया जाता है, तो बच्चों को लगता है फ्रिक्शनल फोर्स मतलब म्यू आर। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर नहीं है, इट इज एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू म्यू आर। समझ में आया? अच्छा, इवन 11 क्लास में भी जाओगे तो वही म्यू आर लेके सारा न्यूमेरिकल बन जाएंगे, गलत फहमी नहीं बनना चाहिए। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। चेन इज एट रेस्ट। अच्छा पहले तो बताओ यहाँ पर हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है? रौनक दत्ता तो बता दे। अप्लाइड फोर्स किसको कहते हैं? द फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंडक्ट एंड रिस्पांसिबल फॉर स्लाइडिंग। इसको फिसलाने की कौन कोशिश कर रहा है? द हैंगिंग वेट, है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे? m हो गया पूरा मास, l लेंथ का, यूनिट लेंथ का m/l, x लेंथ का मास इंटू x, उसका वेट g। सर हम स्प्रिंग को यूनिफॉर्म मास, हाँ यूनिफॉर्म ही मानेंगे, जब नहीं दिया गया नॉन यूनिफॉर्म क्यों मानेंगे? सर नीचे का तो ऐसे थोड़ा सा एक्सपांड हो। हमें स्प्रिंग का बोल रहा है, हम चेन बोल रहे हैं। अच्छा और एक्सपांड हो जाएगा तो उसका मास बदल जाएगा क्या? नहीं, लेंथ तो नहीं, वो स्प्रिंग नहीं है, चेन। अब चेन में तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बनाऊं क्या बैठ के, ऐसे ऐसे करके, समझ में आ रहा है ना? तो चाहो तो ऐसे बना देता हूँ। तो ये जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो क्या है? क्या है ये अप्लाइड फोर्स? इट इज नथिंग बट वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट। वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, हैंगिंग पार्ट, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज mxg/l। क्या समझ में आया? क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन हियर ऑन द टेबल? ये द वेट ऑफ दिस पार्ट, इट इज वेट ऑफ पार्ट ऑन टेबल। कितना हो जाएगा रौनक, अब तो बताओ व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पार्ट? m-xg कैसे करेगा यार? m-this ये कर सकता है, समझ में आया? वैसे भी इसका लेंथ कितना है? l-x, मास पर यूनिट लेंथ हुआ m/l इंटू l-x हो गया इसका मास। इसका मास कितना हुआ? m/l इंटू l-x इंटू g। क्या बात समझ में आया? ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? क्योंकि लड़का ऑप्शन माइंडेड रहता है तो बीच बीच में उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए पूछ रहा था रुक रुक के जाएगा तो क्या होगा। ये रुक रुक के जा रहा है, दिमागी तौर पे हकला रहा है, समझ में आया? अरे इसका लेंथ कितना है? l-x, पूरा l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का होगा m/l, l-x लेंथ का m/l इंटू l-x, दैट इंटू g इज द वेट ऑफ दिस वन। जितना वेट उतना नॉर्मल रिएक्शन। आया समझ में? बढ़िया। देखो ये फिजिक्स है भाई, हलवा थोड़ी है। हाँ, यू मस्ट फील एवरीथिंग एंड विजुअलाइज एवरीथिंग। सब कुछ दिखना चाहिए। फिजिक्स में सब कुछ आपको दिखेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे हो रहा है, दिखने लगेगा। करंट जा रहा है तो करंट दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, तभी जाके
एंड विथ फिजिक्स ओनली दिस फिजिकल वर्ल्ड इज मेड, है ना। तो इतना बढ़िया से कंसेप्चुअली समझ जाओगे कि सारी चीजें दिखने लगेगा तभी। क्या इसका वेट आपको समझ में आया? आर बढ़िया से परफॉर्म नहीं करोगे तो डिफिकल्ट पार्ट को काट देंगे सब, ठीक है। तो ये हो गया आर, एफ ए मिल गया, आर मिल गया। अच्छा, एफ एल क्या होता है? म्यू इंटू आर, और म्यू तो म्यू है, आर तो निकाल दिए, चलो वैल्यू डालें। इट इज म्यू टाइम्स एल एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ये हो गई हाल हमारा। इतना डाटा हमें मिल गया, एफ ए आर म्यू आर, दैट इज एफ एल, मिल गया तीनों। अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। बॉडी एट रेस्ट दिया है बिट नंबर 1 में, चेन इज एट रेस्ट, चेन इज एट रेस्ट, मतलब आप क्या कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स को? कोई बॉडी रेस्ट में तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? Applied force. देखो रोनो को छोड़ के हर कोई बोल रहा है, क्यों ध्यान से नहीं सुन रहे हो तुम? क्या बताए थे अब थोड़ी देर पहले? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? अप्लाइड फोर्स। स्लाइड कर रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मुंडी मत हिला, मुंह खोल के बोलो। स्लाइड कर रहा है तो क्या होगा? Frictional force equals to limiting. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगर स्टाटस मालूम नहीं है तो एफ ए और एफ एल में से जो छोटा है उसको ले लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा? वी गो बैक टू द क्वेश्चन। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग कैजुअल कैसे हो सकते हो? हाँ, बॉडी एट रेस्ट तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा रोना? Sir, applied force. सर अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स का जेंडर तुमको कैसे पता चला? सर अप्लाइड फोर्स, मैडम अप्लाइड फोर्स भी हो सकता है, है कि नहीं? तो सर अप्लाइड फोर्स क्यों बोला? अप्लाइड फोर्स मेल होता है, नहीं ना? आया समझ में सबको? प्लीज बी सीरियस, हाँ समझो। बॉडी एट रेस्ट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? अभी अभी तो निकाले थे अप्लाइड फोर्स, क्या निकाले थे देखो तो? अप्लाइड फोर्स वाज दिस। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया mfg बाई एल। समझ में आया? अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है, बॉडी स्लाइडिंग और चेन इज स्लाइडिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और उसका वैल्यू भी तो थोड़ी देर पहले निकालिए, म्यू एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। दोनों केस में आंसर मिल गया जो डाटा दिया है उसके हिसाब से। तीसरी केस में केस कुछ अलग है, उसमें नहीं दिया है कि बॉडी रेस्ट में स्लाइड कर रहा है। क्या दिया? म्यू है 0.3, एक्स है L/4। आपको मालूम है क्या बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है? मालूम नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे? दोनों में से छोटा होगा, हमें दोनों निकालना पड़ेगा। समझ में? व्हेन म्यू इज 0.3 एंड एक्स इज L/4, क्या है बिट नंबर 3 में ध्यान से देखना कैसे किया जा रहा है। व्हेन एक्स इज कितना? L/4, म्यू इज 0.3। देखो तो अप्लाइड फोर्स क्या आया? अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ये था, इट इज m बाई एल जी, एक्स की जगह लिखेंगे L/4 इज नॉट इट mg/4। हुआ ना? अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? ये वाला वैल्यू म्यू m बाई एल, म्यू का वैल्यू है 0.3, ये m बाई एल L minus x, x is L/4, L minus L/4 is 3L/4 into G। एक तो म्यू छूट गया है, म्यू का वैल्यू क्या था? 0.3, so it is 0.3 into this। कितना आया ये हो गया 0.9 हो गया mg/10। क्या बात समझ में आया? 10 था क्या? ये 4 था नीचे, सॉरी मैं गड़बड़ कर दिया, 9 सोच लिया। हाँ रुको, तो ये हो गया 4, कितना हो गया ये 9 बाई 0.9/4, देयर इज 9/40 और 9/4, राइट। ये जी हो गया ना, जी 10 है, 10 को 3 में मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 3, 9/4, इट इज 9 mg/4।
9 mg by 40 sir. 0.3. का है karma, ये G है। अच्छा, 10 into 0.3 is 3. 3 into 3 is 9. 9G by 9 mg by 4. Sir, G भी तो नहीं रहेगा। G कहाँ से आएगा? हाँ, रहेगा। अच्छा आगा, ठीक है। G को नहीं रखना, नहीं रखना। हाँ, समझ में आ गया। मैं G को दोबारा रख दिया था इसमें। और ये सर इसे 40 लिखते हैं। तो 40 लिख देते हैं। 9 mg by 40। अच्छा, ठीक है, ऐसे करो। सोमिली को समझ में आया? यस सर। लेने सा बताओ क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स? वही होगा ना जो मंजूरी खुदा होगा। तुम बोलो क्या होगा? तो बताओ क्या है? दोनों तो दिख रहा है। एक है mg by 4, दूसरा है 9 mg by 40। लिमिटिंग फोर्स। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। सर ये छोटा है। हाँ, ये है 10 mg by 40, ये है 9 mg by 40। ये बड़ा है, छोटा कौन है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? तो हम क्या लिखेंगे? एज FL is less than FA, frictional force is FL मतलब 9 mg by 40। समझ में आया क्या? क्या ये बॉडी रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड करेगा? स्लाइड करेगा, क्योंकि FA ज्यादा है। बॉडी एक्सीलरेट्स। क्या एक्सीलरेशन में फॉर्मूला क्या था? FA माइनस FL बाई। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? FA कितना था? FA था mg by 4, शायद mg by 4, that is 10 mg by 40. It was 10 mg by 40 minus 9 mg by 40 is equal to mg by m is equal to mg by g by कितना आया? g by that is 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? प्रीवियस पेज में, हाँ प्रीवियस पेज में हम लोग वैल्यू ऐसे निकाले। अगर बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना है हम लोग निकाल चुके हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? रेस्ट में दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना आसान है, स्लाइड कर दिया तो तभी निकालना आसान है, नहीं दिया तो फिर दोनों निकालो, दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का? अच्छा ठीक है, चलिए I'll give you one more case. Suppose here is a block, say of 2 kg, 2 kg का ब्लॉक है और इसको किसी एक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, स्लैब के ऊपर रखा गया है। ये मास कितना है? से इट इज 5 kg, ठीक है। और दिया यूं है कि दे आर केप्ट ऑन ए फ्लोर लाइक दिस। अब वैल्यूज नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 और यहाँ पर कुछ अलग होगा, कॉल इट μ2। अलग अलग सरफेस अलग अलग। समझ में आ रहा है? अब आपको फ्लोर पे से फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर। फाइंड ध्यान से देखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन फ्लोर इफ कंडीशन दिया ना, अभी कंडीशन अप्लाई नीचे बिट नंबर 1 ओनली अपर ब्लॉक स्लाइड्स। और यहां पर एक फोर्स दे रखा है, कितना फोर्स मालूम नहीं, इसलिए अपर ब्लॉक, हाँ थोड़ा सा चेंज कर देते। इफ ये फोर्स कितना दे रखा है? F0
if all blocks are at rest. Bit number 2, if only upper block slides. Bit number 3, if upper block does not slide, but the system slides. Bit number 4, both blocks slide. मतलब पूरा, मतलब मान लो कि ये कुछ मान लो कि ये कोई एक ब्लॉक रखा है, कोई चीज है, जैसे इसको पुश किए, नीचे अगर फ्रिक्शन कम रहेगा तो ये तो नहीं चलेगा, लेकिन पूरा सिस्टम चलेगा कि नहीं? मतलब दोनों एक साथ चलेंगे। समझ में आ रहा है? दोनों एक साथ चल रहे हैं, सिस्टम स्लाइड। नाउ बोथ ब्लॉक्स स्लाइड। मी व्हाई टू क्रिएट कंफ्यूजन, लेट मी गिव यू इसको स्मॉल एम और इसको कैपिटल एम। अब ठीक है, नहीं वैल्यू देने से कभी कभार कुछ हो जाएगा, म्यू1 म्यू2 लेके गड़बड़ हो जाएगा। सब कुछ डाटा में ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम है, म्यू1 है, म्यू2 है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे को रखा गया था, ऊपर वाले ब्लॉक को F0 फोर्स में हम पुश किए तो कंडीशन क्या हो सकता है? कोई भी मूव नहीं कर रहा है, या फिर ऊपर वाला स्लाइड कर रहा है, या फिर नीचे वाला भी स्लाइड कर रहा है, ऊपर वाला भी स्लाइड कर रहा है, या फिर दोनों मिलकर स्लाइड कर रहे हैं। बोथ स्लाइड्स मतलब ये भी स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर, ये भी स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर। ऐसे नहीं हो सकता है क्या? कोई वजनदार ब्लॉक को टेबल के ऊपर रख के ढकेलेंगे तो टेबल के ऊपर स्लाइड कर रहा है, नीचे टेबल भी स्लाइड कर रहा है, लेकिन दोनों बराबर एक साथ नहीं जा रहे हैं। देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ऑल द सरफेसेस। क्या बात समझ में आया? नाउ देयर आर सेवरल केसेस हियर एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर। सिर्फ फ्लोर पे बताना है। समझ में आया? क्या आप लोग ट्राई करोगे? यस सर। सोचोगे? सोच के अगर इसको बना लिया तो फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, सोचो और your answers must be in terms of F0, mu1, mu2, capital M, small m, in terms of all these values only आपका values आना चाहिए। चलिए, both blocks slide with different acceleration, different velocity। चलो ठीक है, दोनों अलग अलग वेलोसिटी में जा रहे हैं, मतलब there is a relative sliding between the two blocks as well as the floor and the block, capital M। सोचो, आप कर सकते हो, दिमाग पर जोर लगाओ, इसी को सोचने में आपका पूरा समझ आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का। बढ़िया से समझो और सोचो और करो। चलो ठीक है, डू इट। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ठीक है? और फिर हम लोग अगले क्लास देखेंगे। इधर कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो सारे उधर बैठे हुए, मेरा क्लास खत्म होगा तो क्लास करेंगे। क्लास खत्म ही कर देते हैं आज, ऐसे भी इतने लोग एब्सेंट हैं आज। 4 कल करेंगे हम लोग शाम को कितने बजे? 4:30 बजे, 4:30 से 6 बजने को 5 मिनट बाकी रहेगा, छोड़ देंगे तो आप लोग अलग ट्यूशन में जा सकते हो। सुने कि संडे को आपको इसके बाद कोई ट्यूशन नहीं रहता है? रहता है? कितने बजे? कहाँ रहता है? इससे पहले भी ट्यूशन था? पढ़ते हो कि पढ़ाते हो? इतने सारा ट्यूशन क्या जाना है? नॉट गुड, इतना ट्यूशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो एसएसटी टाइप की पढ़ाई हुआ ना, नोट्स लाओ रटो, वो बात अलग है। यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है तो उसको सोचना है। मैं 1 घंटे में जो पढ़ाया उसको आप पूरा सोचोगे तो फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो समझ में आएगा। फिजिक्स ऐसा ही चीज़ है, सोचोगे तो अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। दिखा था ना मूव जैसे, ऐसे नहीं सोच के खाली डाटा, जैसे आप हिस्ट्री जो भी पढ़ते हो वैसे फिजिक्स पढ़ोगे, नहीं बनने वाला। सब कुछ आता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आया? तो ट्राई दिस क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।